हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी के बारे में। दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए पिछली वीडियो के माध्यम से आपके मॉडल पेपर में आने वाले 1 से लेकर 67 या 68 तक का जो क्वेश्चन था उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्यूशन करा दिया था। इसके आगे के जो प्रश्न है दोस्तों, आप चाहें तो उनका सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपके मॉडल पेपर में 67 या 68 के बाद आने वाले जो भी प्रश्न आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उन प्रश्नों को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन ये सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी आपके मॉडल पेपर से संबंधित नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके मॉडल पेपर और साथ ही जो क्वेश्चन बैंक है वो दोनों से संबंधित है। तो दोस्तों क्या करना है कि आप लोग मॉडल पेपर ले लेना और देखना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से मैच कर रहा है 67 या 68 के बाद। अब बाकी जो क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से मैच नहीं करेगा तो आप लोग ये समझना कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो संबंधित है क्वेश्चन बैंक से, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रीवियस क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन लिया है ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोग फाइनल एग्जाम में गणित की परीक्षा में बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर पहले प्रश्न का, देखिए जो पहला प्रश्न है ना यही दोस्तों संबंधित है आपके मॉडल पेपर से। ठीक है, तो मॉडल पेपर में आने वाला ये जो क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है आप लोग समझना, क्योंकि कई बार दोस्तों आपके प्रीवियस क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा जा चुका है। देखना आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आ जाए। अगर आएगा तो बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, बना लेना है। तो मैं बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से सरिया के या मतलब विस्तृत तरीके से नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव करने का मतलब बहुत ही कम समय, ऑब्जेक्टिव करने का मतलब बहुत ही कम समय, यानी आपकी जो बुद्धि की क्षमता है वो जितना दोस्तों स्पीड से चल रही है, जितना आपका बुद्धि का जो सामर्थ्य है वो जितना ज्यादा है उतना क्या करना कि आप दोस्तों इसमें लगा देना, जिससे क्या हो सके कि बहुत ही कम समय में आपके एक ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके, क्योंकि बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है यदि बिंदु है इतना इतना तथा इतना संरेखा है तो इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर एक बिंदु दिया है, फिर यहां पर दूसरा का बिंदु दिया है, फिर यहां पर तीसरा का बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो हमारे गणित के किस चैप्टर से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपके गणित के 7 चैप्टर से संबंधित है। और ये जो 3 गो बिंदु है ये दोस्तों कहीं ना कहीं किसके लिए आए होंगे, ये कहीं ना कहीं त्रिभुज के लिए आए होंगे। तो यहाँ पर बात कर रहा है संरेखा, यानी जब दोस्तों ये तीनों को तीनों संरेख है तो उस स्थिति में जो त्रिभुज होगा वो बिल्कुल भी निर्मित नहीं होगा, क्योंकि जब दोस्तों ये संरेख है तो उस स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो शून्य होगा। तो आप ये सूत्र जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 बिंदुओं के लिए जानते होंगे ना, 1/2। ठीक, क्या जानते हैं भाई, तो 123 यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस फिर 231 y3 माइनस y1 प्लस x3 312 y1 माइनस y2। ठीक है, देखना ध्यान से, ये फार्मूला आप लोग याद रखना। हो सकता है आप लोग के पास ये जो फार्मूला होगा वो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे 1/2, फिर x1 देखो कौन है, हाई है x1, हाई है x2, हाई है x3, हाई है y1, हाई है y2, हाई है y3। तो जहां जहां पर दोस्तों आपका x1 है वहां पर क्या करेंगे, हम लोग x1 वाले मान को लिखेंगे। तो x1 केवल यहां पर है तो हम लोग x1 के स्थान पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। y2 देखो कौन है, तो y2 2 है तो यहां पर लिखेंगे 2। y3 कौन है, तो देखो y3 y है तो यहां पर लिखेंगे y प्लस x2 देखो कौन है, तो x2 1 है तो यहां पर लिखेंगे 1। y3 देखो कौन है, तो y3 है y तो यहां पर लिखेंगे हम लोग y माइनस y1 कौन है, तो वो है 0 तो यहां पर ले लेंगे 0 प्लस x3 देखना तो कौन है, तो x तो यहां पर ले लेंगे x। y1 देखो तो कौन है, तो 0
तो यहाँ पर लेंगे 0 अब माइनस y2 कौन है भाई, तो y2 है 2, तो यहाँ पर ले लेंगे 2। ठीक, अब कैलकुलेशन, ठीक है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहेगा भाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 0 रख लेंगे, तो यहाँ पर भी कितना होगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जब बटा में 2 है तो इधर जब भेजेंगे इधर भेजेंगे तो क्या होगा 0 गुणे 2, तो 0 गुणे 2 दिखाना नहीं है, बस सिंपल रूप से मन में मान लेना कि ये क्या चुका है पूरा पूरा 0। हमारे पास अब क्या बचेगा, तो देखो 2 माइनस वाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 प्लस यहाँ पर देखिए y में से 0 जाएगा, क्या बचेगा ओनली फॉर y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, तो ओनली फॉर y प्लस देखिए 0 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -2, -2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा -2x आएगा ना, -2x है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 0 बराबर y -2x, -2x को उधर ट्रांसफर कर दो तो 2x बराबर कितना आ जाएगा y। देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें, 2x बराबर y, तो 2x बराबर y यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही आपका पहला का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। 2 नंबर में बताया जा रहा है यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा है। दोस्तों आपको घन का विकर्ण अगर पता होगा तभी आप इसके प्रत्येक किनारे की माप बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको घन का विकर्ण पता नहीं होगा तो उस स्थिति में इसके जो प्रत्येक किनारे की माप होगी उसे आप बता नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे, अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 है। अगर कोई पूछे कि आयत का विकर्ण क्या होता है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो बोल सकते हैं कि आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है √a² + b²। उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं कि आप आयत की लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। जो वर्ग का विकर्ण है √2 है उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की माप निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको घन का विकर्ण पता रहेगा तो उसकी सहायता से आप घन के प्रत्येक किनारे की माप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 है। क्या होता है, √3 है। इस चीज को हमेशा याद रखना, यही क्या होता है घन का विकर्ण। अगर जो बच्चे भूल जाएं कि √3 मतलब कैसे आएगा या हम भूल जाएंगे तो कैसे याद रख सकते हैं, तो दोस्तों देखिए घन बोला है ना, आपको पता है कि घन की जो फलकें होती हैं वो वर्गाकार होती है। ठीक, और जब वर्गाकार होंगी तो कहीं ना कहीं इसके प्रत्येक भुजा की जो माप होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि बराबर होगा, एक ही माप का होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो भुजा है वो a माप की है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा a माप के होगा, ये भी क्या होगा तो a माप का होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है क्या चीज, विकर्ण का। तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण यहाँ से लेकर इस बिंदु, यहाँ से लेकर इस बिंदु तक खींचा गया जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला रेड वाला लाइन, यही क्या कहलाएगा, यही दोस्तों आपके घन का विकर्ण कहलाएगा। तो इसकी माप कैसे निकलेगा, देखो इसकी माप निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली रूप से ये जो आप बिंदु देख रहे हैं ना, ये वाला बिंदु और ये जो आप बिंदु देख रहे हैं इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 90 हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से हाई लंब हो जाएगा, हाई आपका कौन हो जाएगा और हाई आपका आधार हो जाएगा। तो ये जो आधार होगा, ये देखो तो ये आधार कहाँ है दोस्तों, ये जो आधार है ये आपका जो घन का फलक है ना, नीचे वाला जो फलक है, नीचे वाला जो फलक है उसका कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, यह विकर्ण है। जो घन का आधार है वो इस घन के फलक का क्या है, घन के फलक का यह विकर्ण है। और जो घन का फलक है वो कैसा है, तो यह दोस्तों वर्गाकार है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, मैंने अभी बताया कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 है। तो नीचे का हो जाएगा कितना, √2 है, हाई कितना है तो a। तो पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम लोग जो विकर्ण है वो कैसे, तो √, फिर देखो a² है तो a² प्लस ये कितना दिया हुआ है √2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे a² करेंगे तो हो जाएगा वही चीज a², √2a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या भाई, तो 2a का होल स्क्वायर। तो 2a² फिर a², तो दोस्तों कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3a²। जब 3a² हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 3 को ले लेंगे रूट में, a² का हो जाएगा ओनली फॉर a, तो नहीं आ गया √3a। इस तरीके से आप लोग समझ कर रखना, कभी भूलना मत है। तो इसी के सहायता से क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इसकी माप है। तो देखो
घन के एक विकर्ण की लंबाई दिया है 8√3 सेंटीमीटर, जबकि आप जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है वो होता है कितना, तो वो होता है √3a बराबर में इसकी माप कितना होगा भाई, तो इसकी माप जो होगा वो बराबर होगा 8√3 सेंटीमीटर के। तो लिख लेंगे 8√3 सेंटीमीटर। क्या करेंगे कि यहाँ पर √3 कटा देंगे, तो इसलिए जो एक ही माप होगी वो निकल कर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या करना, सिलेक्ट कर लेना। तो देखो दोस्तों, आपको पता था घन का विकर्ण, तभी आपने क्या किया, तभी आपने इसके प्रत्येक किनारे की जो माप है वो निकाल लिया। ठीक, चलते हैं 3 नंबर पर। देखिए 3 नंबर में बताया जा रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, यही आपको बताना है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं बोला जा रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो मान के चलते हैं कि जो पहला बेलन है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, मान लेते हैं जो पहला बेलन है उसकी जो त्रिज्या हुई है कैपिटल आर, जो दूसरा बेलन है उसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। क्योंकि भाई लिख के दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है, हमको यहाँ पर पता करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक, तो इतना दोस्तों हम मानकर चलते हैं। फिर देखो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो मान के चलते हैं कि पहले बेलन का जो ऊंचाई है वो है h और जो दूसरे बेलन का ऊंचाई है वो है h डैश। ठीक, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भाई, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, πr²h भैया। तो लिखेंगे πr²h अपॉन πr²h डैश, यानी कि अब पहला बेलन का आयतन हुआ, ये दूसरे बेलन का आयतन हुआ, अनुपात पूछा है तो यहाँ पर हमने बाटा लगाया है, यानी इसका मतलब होता है अनुपात। ठीक, पाई पाई इसमें सेम दिख रहा है, तो भैया इसको हम लोग क्या करेंगे, करा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अनुपात दिया जा रहा है त्रिज्याओं का, तो हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल आर की जगह आप लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर अपॉन जो स्मॉल आर है उसके स्थान पर लिखेंगे 2, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात है, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो है 5:7, तो h के स्थान पर क्या करेंगे, यानी पहले बेलन का जो ऊंचाई है वो है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर नीचे जो दूसरे बेलन का ऊंचाई है वो है कितना, तो 7, तो नीचे लिखेंगे कितना, तो 7। देखिए आगे तितरी के 9, 9 पचे 45, यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, 7 चौके 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 28, यानी कि 45:28। देखो कहीं पर है 45:28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ कि आपका यह बन चुका है। ठीक है, देखो तीसरा नंबर में, सॉरी चौथा नंबर में क्या बताया जा रहा है, sin² थीटा इंटू 1 प्लस cot² थीटा इक्वल टू किसके होता है, यही आपको बताना है भाई। तो देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों sin² थीटा और 1 प्लस cot² थीटा, तो इस इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बताओ डायरेक्ट भैया बताओ। 1 प्लस cot² थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू होता है 1। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब ये माइनस cot² थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस cot² थीटा। तो यहाँ पर जो 1 प्लस cot² थीटा का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा cosec² थीटा के, किसके, cosec² थीटा के। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि sin² थीटा के बाद जो गुणा के फॉर्म में आपको दिख रहा है 1 प्लस cot² थीटा, उसके स्थान पर लिख सकते हैं cosec² थीटा। भैया जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे cosec² थीटा। ठीक, पूछा है मान किसके बराबर होता है, तो भैया उसी को तो बता रहे हैं ना, देखना ध्यान से। अब यहाँ पर आपको पता है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर दिया है sin² थीटा इंटू cosec² थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर, भैया कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 देखो इसमें किधर है, तो 1 है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग सिलेक्ट करना है, इसमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन क्या होगा, घुमा कर आप लोग से पूछेगा, लेकिन घूमना नहीं है। आपको क्या करना है कि दोस्तों उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझकर, विचार कर, आराम से गहरी सांस लेकर उसका जो सलूशन है वो आप लोग को करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर घबरा के आल जाल पोत दीजिएगा तो फिर आपका जो आंसर होगा वो गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आल जाल पर पोतना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर में बताया जा रहा है यदि x इंटू tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, तो x बराबर है, यही बताना है। तो देखो कुछ भी करना नहीं है, सिंपली रूप से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x है
देखो यहाँ पर यही ना कि tan 45 डिग्री उठा के इधर रख देना है, ऐसा काम नहीं करना। आप ये देखो कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1। ठीक भैया, यहाँ पर दिया हुआ है इंटू यानी कि गुणा ले लेता है cos 60 डिग्री। तो देखो कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ पर ले लेंगे 1/2। ठीक, बराबर sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 गुना cot 60 डिग्री। तो देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो इसका आ जाएगा 1/√3। ठीक, मान रख दिए। एक से ना पूछा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, √3 खत्म। फिर देखो x गुणा 1/2 बराबर है ना कितना हो जाएगा 1/2। तो ये भी क्या होगा, इधर इधर खत्म, यानी कहने का मतलब कि x बराबर 1। x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 1। तो देखो तो कहीं पर है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो हो गया। इसी तरीके से क्या करना है, जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करना है। ठीक, अब चलते हैं 6 नंबर पर। देखिए 6 नंबर में बताया जा रहा है cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 4। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है, तो आपको इनमें से उसका सही मान बताना है। तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले ये देख लो, यहां पर दिया हुआ है cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली रूप से क्या करना है कि पहले ये देखो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या चीज है। नहीं पता है तो छोड़ ना दो, क्या करेंगे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो ऐसे cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, सिंपली रूप से हम लोग ऐसे कर सकते हैं cos थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ये देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से क्या करना है, ये वाला जो मान है इसे क्या कर सकते हैं आप लोग इधर ला सकते हैं, ये इस वाले मान को इधर ला सकते हैं। तो माइनस में कितना होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली फॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसी का मान बताना है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो आपने यहाँ पर 2 ही क्यों लिया, इधर आपने जब पलटा तो 2 ही क्यों लिया, क्योंकि बाबू cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है 1, जिस प्रकार से sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1, जिस प्रकार से tan थीटा इंटू cot थीटा का मान होता है 1, ठीक उसी प्रकार से cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है 1 को बाबू है 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 2 प्लस है 2 के रूप में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2 के रूप में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है cos थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना 4। तो भैया नीचे भी क्या चाहिए, यहाँ पर है प्लस के रूप में, तो यहाँ इस स्थान पर क्या करेंगे 4 लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे -2, हाँ ये वाला मान बतेबे करना है। ठीक है, 4 चौके 16 में से 2 जाएगा 14, यानी कि इतना का जो मान होगा वो निकल कर आएगा 14। देखो तो कहीं पर 14 है, तो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट कर लेंगे, खत्म। ठीक है, आगे देखेंगे 7 नंबर में बताया जा रहा है यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान होगा, यानी cos थीटा का जो मान है अगर वो p के इक्वल है तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो सिंपली रूप से कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, होता है ना इतना। अब देखो क्या करेंगे, हमें tan थीटा के रूप में मान बताना है भैया, तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए दोस्तों इधर हम लेकर गए tan स्क्वायर थीटा को इधर लेकर गए, ये माइनस के फॉर्म में था तो इधर आया तो प्लस फॉर्म में हो गया। यहाँ पर बचा हुआ कितना सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस के फॉर्म में है, इधर जाएगा तो माइनस के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर ले लेंगे -1। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, स्क्वायर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट के रूप में सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसको तोड़ देंगे किस रूप में, तो cos थीटा के रूप में, cos थीटा के रूप में। तो हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, माइनस कितना होगा 1। अगर हम इसका लसा निकालते हैं रूट में तो क्या आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा
हो सकता है बाबू आप लोग को दिख रहा होगा, दिखना नीचे हर में क्या चीज है कॉस स्क्वायर थीटा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब रूट निकालोगे आप लोग तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप बटा में, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर जब इसका रूट निकालोगे तो हो जाएगा ओनली फॉर कॉस थीटा। दिया क्या चाहिए कॉस थीटा बराबर पी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि पी का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा बराबर क्या चाहिए पी, तो नीचे लिख देंगे पी, यानी यही आपका राइट आंसर होगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, ये वाला आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रयिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रयिकता क्या होगी। तो कुछ नहीं सिंपल तो है, हारने की प्रयिकता निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग एक में से घटा देते हैं, बस एक में से। जीतने की प्रयिकता कितनी है 0.7, तो हारने की प्रयिकता क्या होगा एक में से घटा देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7 को लिख सकते हैं ऐसे 7/10, यानी 7 में अगर 10 से भाग दोगे आप तो आ जाएगा 0.7 आएगा ना। क्या करेंगे लसा निकाल लेंगे, 10 से कम 10, 10 में 7 जाएगा 3/10। देखो ना आंसर कौन है, तो आंसर कौन होगा तो ऑप्शन नंबर सी, यही आपका क्या होगा कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस पर, तो जो 9 नंबर है उस पर। 9 नंबर में बताया जा रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास होगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले देखो वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक, फिर बोला जा रहा है और क्षेत्रफल, तो भैया उसी वृत्त का क्षेत्रफल था, कहीं ना कहीं त्रिज्या चेंज नहीं होगा। तो क्या हो सकता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर में हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो वृत्त की परिधि है और उसका जो क्षेत्रफल है दोनों का परिमाण समान है, तो कहीं ना कहीं क्या होंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो मान बताना है तो क्या कर सकते हैं, देखो तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, इधर r² यानी कि 2r बराबर में r गुना r, तो ये r और ये r खत्म कर देंगे तो इसलिए r कितना आएगा तो 2। त्रिज्या दिया है कितना, त्रिज्या आया है यहाँ पर r बराबर 2, लेकिन पूछा क्या चाहिए व्यास, तो आपको पता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो त्रिज्या है 2 तो व्यास कितना होगा 4, देखो 4 कौन है, तो इसमें जो 4 होगा वो हो जाएगा हाई वाला ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर 9 नंबर पर। देखिए 10 नंबर पर, 10 नंबर में बताया जा रहा है यदि sec a प्लस tan a बराबर 2a और sec a माइनस tan a बराबर b तो ab का मान है, यही दोस्तों आप लोग को बताना है। ठीक, तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर उतार लेते हैं, sec a प्लस tan a अब बराबर में दिया हुआ है कितना तो 2a। ठीक, अब फिर इधर दिया हुआ है कितना भाई तो sec a माइनस tan a बराबर में है b। ठीक, दोनों को दोस्तों क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो sec a को लिख सकते हैं इसे 1/cos a प्लस tan को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ठीक है, पहले इतना लिख लो और इतना लिखो, फिर इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, फिर इसको लेंगे, ये कितना होगा sec a का मान होगा 1/cos a माइनस tan a का कितना होगा sin a बटा में cos a अब बराबर, जब LHS वाला गुना हुआ है तो हाई RHS भी क्या होगा गुना के रूप में होगा, कौन कौन तो 2a और b, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a गुना b। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है सिंपली रूप से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a, क्योंकि नीचे का हर समान है तो लिखेंगे cos a गुना, ये देखिए नीचे का हर समान है तो लिखेंगे cos a, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन a, इस तरीके से आप बराबर में हो जाएगा 2a गुना b। ठीक, अब देखो ये है a प्लस बी, यहाँ पर है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई 1 स्क्वायर माइनस साइन a स्क्वायर a, यानी 1 स्क्वायर को ओनली फॉर 1 भी लिखेंगे तो चलेगा, बटा में यहाँ पर देख सकते हैं गुणा में है तो cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर a इक्वल टू 2ab, इस तरीके से। फिर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान होता है कितना तो cos a स्क्वायर a अपॉन नीचे दिया हुआ है cos a स्क्वायर a बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 2ab, कटा देंगे तो कितना आएगा भाई तो 1 आएगा, 2 का चाहिए गुणा में 3 ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी ab का मान होगा 1/2।
देखो कहीं पर है तो 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इस वाले को समझते हैं, 11 नंबर वाले को। तो पहले मिटा कर दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ। 11 नंबर में बताया जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक -1 इंटू सेक थीटा +1 बराबर x। तो x का मान होगा, यही बताना है। तो देखिए हाई क्या चाहिए, तो a माइनस बी ग्रुप में, हाई क्या चाहिए, a प्लस बी ग्रुप में। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सिंपली रूप से कॉट ए स्क्वायर थीटा इंटू में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसे सेक ए स्क्वायर थीटा -1 ए स्क्वायर। ठीक, अब बराबर में क्या चाहिए भाई, x है, x का मान पूछा है तो बराबर में x हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, हो जाएगा कॉट ए स्क्वायर थीटा। देखिए इसको सिंपल रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर क्या आ सकता है, तो दोस्तों आ सकता है tan ए स्क्वायर थीटा बराबर x, क्योंकि आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan ए स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर क्या आ सकता है, तो tan स्क्वायर थीटा आ सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 1। यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा इंटू tan थीटा, किस फॉर्म में, तो स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका x है। तो और यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1। तो कहीं ना कहीं इसके जगह पर क्या होगा, इसके जगह पर होगा 1 स्क्वायर बराबर x, यानी कि x का जो मान होगा वो ओनली फॉर 1 होगा। समझ रहे हैं, तो x बराबर 1 होगा, कौन ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो इसको क्या करना, आप लोग सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। यहाँ पर देखिए तो 12 नंबर में क्या बताया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, पहले हम लोग क्या करते हैं स्तंभ ले लेते हैं, लो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यानी कि इसकी जो छाया की लंबाई है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वो हमें पता है कितना, तो जमीन पर जो छाया की लंबाई है ना ओकर 1/√3 गुना, जो जमीन पर जितना भी छाया की लंबाई होगा, जितना भी छाया की लंबाई होगा उसके 1/√3 गुना क्या है, इस स्तंभ की ऊंचाई है। तो मान लेते हैं ना भाई कि जमीन पर जो छाया की लंबाई है वो है x मीटर, ठीक, और जो ये स्तंभ की ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, तो भैया x का 1/√3, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा x/√3 मीटर। देखिए इधर लिख देते हैं x/√3 मीटर। ठीक, यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो हमें उन्नयन कोण बताना है। उन्नयन मतलब जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री दोस्तों। तो देखो यहाँ पर जो संबंध है वो कौन सा त्रिकोणमितीय समीकरण है जो कि इस संबंध को प्रकट कर रहा है, दर्शा रहा है। हाई भैया है लंब, हाई आधार किसके लिए, हाई थीटा के लिए, हाई ना उन्नयन कोण बनाएगा, उन्नयन कोण किसके लिए, तो इसे जो ये क्या चाहिए भाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इस स्तंभ के शिखर के लिए जो उन्नयन कोण होगा ये यही ना होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है जो कि इसके और इसके संबंध को प्रकट करता है, हाई है आधार के रूप में, हाई है लंब के रूप में, तो वो है दोस्तों कौन, तो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है, तो x/√3। ठीक, अब बटा में आधार कितना है, तो x। मान लो मीटर मीटर खत्म हो गया, बटा में है तो मीटर मीटर खत्म, इसको छोड़ दो डायरेक्टली। देखो बराबर में क्या हो सकता है, tan थीटा x/√3, हाई भैया दिया है भागा, गुणा में करेंगे तो हो जाएगा 1/x, x खत्म, तो यहाँ पर बचेगा tan थीटा बराबर में 1/√3। देखो तो tan थीटा में, यानी कि tan थीटा के किस मान के लिए 1/√3 होता है, तो tan थीटा के 30 डिग्री के मान के लिए 1/√3 होता है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं कि tan 30 डिग्री दे सकते हैं, tan मान के चलते हैं कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ सकता है, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 30 डिग्री कौन है, तो 30 डिग्री आपका हाई है, तो क्या करेंगे हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को। तो दोस्तों आप लोग क्या करना कि इतना एक्सपेंड मत करना, अगर आप लोग को यहीं से क्या होगा, यहीं से सोल्यूशन करने आएगा तो आप लोग कर लेना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मेरा जो वीडियो है अगर वो कमजोर से भी कमजोर छात्र देख रहे हैं तो उन्हें भी ये समझ में आए कि आखिर यह किस तरीके से सोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं कि हम आप लोग से ज़्यादा फास्ट बनाते हैं या आप लोग से
ज़्यादा हम फास्ट बना सकते हैं। हम सिखा रहे हैं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है वो कैसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जो अगला प्रश्न है उस पर। देखिए 13 नंबर पे क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस है ना, माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कौन होगा, यही आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं, देखो ये जो कॉसेक थीटा है ना, इसे आप लोग तोड़ देना, क्या हो सकता है, कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ देना बस, इंटू सेक थीटा है ना, तो इसको तोड़ देना, 1 अपॉन कितना होगा, कॉस थीटा, जल्दी जल्दी करना, ठीक है, माइनस से माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा लिख देंगे, अगर ऐसा आएगा तो। फिर जल्दी से देखो क्या चाहिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यही है ना। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, इसको अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, तोड़िए दो, क्या होगा, साइन थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा अब प्लस ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा। अब बराबर में पूछा है क्या हो सकता है, तो पहले सोल्व करके देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉसा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक, गुना में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा कितना, तो कॉस थीटा, इतना कर सकते हैं गुना। इसका देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग देंगे तो बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा खत्म, बचेगा कॉस थीटा, लसन नहीं करेंगे तो, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, एग्जाम में फटाफट आप लोग करना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा फिर गुना के रूप में, देखो तो सब तीनों गुना में है ना, हाँ तीनों भैया गुना में है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 अपॉन, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो कुछ कटने लगे तो कटाओ भाई, यहाँ पर देखो ऊपर 2 गो साइन है नीचे 1 गो साइन है, कटा देना, ऊपर 2 गो कॉस थीटा है नीचे 1 गो कॉस थीटा, कटा देना, ठीक है। हर वाला पूरा मान खत्म, तो ऊपर क्या चीज बचेगा, ऊपर केवल बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हे में 1 गो साइन हे में 1 गो कॉस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुना में, फिर ये वाला मान बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे भी कटा सकते हैं ऐसे और ऐसे, तो क्या बचेगा, ओनली फॉर 1। तो देखो तो कौन है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति कोनो छोड़कर मत आना, सारा त्रिकोणमिति आप लोग बना लेना, ठीक ना, क्योंकि हार्ड से भी हार्ड जो त्रिकोणमिति है उसका सोल्यूशन करना मैं आप लोग के लिए सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप क्या कर सकें, इसका जो सोल्यूशन है बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। जो 14 नंबर है इसमें देखना, 14 नंबर में क्या बताया जा रहा है, देखिए तो 14 नंबर में बोल रहा है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम लिख लेते हैं साइन 50 डिग्री और प्लस कॉस कितना है 40 डिग्री, तो कॉस को चेंज कर दो ना साइन में, तो कैसे होगा, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो थीटा है कितना 40 डिग्री, यानी कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान दिया है 40 डिग्री, तो यहाँ पर भी थीटा का मान कितना आएगा, तो 40 डिग्री, ठीक है भाई। तो हो जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस 90 में से 40 जाएगा कितना बचेगा, 50 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 50 डिग्री। देखो तो कौ है साइन 50 डिग्री, 2 गो है, एगो है, तो कितना हो सकता है 2 साइन 50 डिग्री। तो यहाँ पर बराबर में कितना दिया है, 2 साइन ए ना, तो दोस्तों यहाँ पर बराबर में दे देना 2 साइन ए, यहाँ पर भी बराबर में हो सकता है कितना भैया, तो 2 साइन ए हो सकता है ना, 2 साइन ए, ऐसे आप लोग लिख लेना 2 साइन ए, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, 2 साइन 50 डिग्री और बराबर में 2 साइन ए। यहाँ पर आपके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 साइन और 2 साइन, जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए का जो मान होगा वो आएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक। यहाँ बताया जा रहा है 15 नंबर में, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देखो कि जब आप पासा फेंकोगे तो 6 आने की प्रवृत्ति क्या होगा। तो देखिए जो पासा होता है उसमें जो 6 अंक वाला जो आपका दोस्तों उसमें अंक दिया रहता है वो को दिया रहता है, एक है ना, यानी कि आपके पासे में कुल संख्या को रहते हैं 6 को। देखिए
1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अंकित रहते हैं। तो कोई पूछे कि पासे में जो 6 वाला अंक है वो है, तो मात्र एक ही गुना है, एक ही गुण है। आ टोटल परिणाम को है तो टोटल परिणाम है 6 गो। ठीक, तो जो संभावित परिणाम है वो है 1 है, और टोटल जो परिणाम है वो है कितना, तो वो 6। तो 6 आने की जो प्रयोज्यता है, पासे में जो अंक 6 आने की प्रयोज्यता है वो है 1/6। लेकिन पूछा क्या चाहिए, नहीं आने की प्रयोज्यता। तो जो आने की प्रयोज्यता है उसे निकाल लेना, और जब आप उसे निकाल सकते हो तो दोस्तों उस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि आप निकाल सकते हैं नहीं आने की प्रयोज्यता। तो नहीं आने की प्रयोज्यता के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से हम लोग 1 में से 1/6 को घटा सकते हैं। तो क्या आएगा, जब दोस्तों घटाओगे आप 1 में से 1 - 1/6 को घटाओगे तो 6 में कम 6 में से 1 जाएगा, 5/6। यही आपका आंसर आएगा, 5/6। ठीक है, 5/6। ठीक, यानी कि 6 गो अंक में से एक गो आपका जो 6 वाला अंक है वो तो है ही नहीं, तो 6 आएगा कहाँ से, यानी कौन है वो 5 गो है। समझ के रखना। तो 5/6 कहाँ पर है भाई, देख लेना इसमें। तो 5/6 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। फिर देखो इसको मैं मिटाकर आप लोग को बताता हूँ। 16 नंबर में बताया जा रहा है, यदि 1, 4, x, 5, y का माध्य 7 है तो x और y में संबंध बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं, माध्य दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। यहां पर लिखना मत कुछ भी, बस सभी प्रेक्षणों का योग, ये सब 7-8 क्लास में पढ़े होंगे। सभी प्रेक्षणों का योग का बाटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब प्रेक्षण को है 1 2 3 4 5, 5 को है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे योग का मतलब जोड़ना, सबको जोड़ो, 1 + 4 + x + 5 + y। ठीक है, कौ को प्रेक्षण है, 3 2 5 गो, तो नीचे लिखेंगे 5। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। माध्य दिया कितना है, तो 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बराबर, सबको जोड़ेंगे 4 1 5 5 5 10, तो हो जाएगा 10 + x + y। अब बटा में हो जाएगा 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 7 × 5 = 35, 10 है ना प्लस में, इधर ट्रांसफर करेंगे 10 बराबर x + y। यही बताना है x + y के बीच संबंध। तो दोस्तों x + y का जो संबंध होगा वो होगा किसके लिए, तो 25 के लिए। 35 में से 10 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 बराबर x + y। 25 कहाँ पर है, तो दोस्तों देखिए x + y बराबर 25, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक ना। x + y बराबर 25, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना यानी 3 माध्यक। ठीक है, और माध्य का 2 गुना यानी कि 2 माध्य, 2 माध्य। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर यानी कि घटाव कितना होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 3 माध्यक - 2 माध्य बराबर बहुलक होता है। क्या होता है भाई, बहुलक। देखो इसमें बहुलक कौन है, तो बहुलक है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं जो 18 नंबर है उस पर। इसमें बताया जा रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC तो AD² का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाना जल्दी से। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों जो भुजा होती है वो बराबर होती है। मान लेते हैं तीनों भुजा की जो माप है वो है A, प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, वो है A। ठीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है AD लंब BC। तो दोस्तों अगर ये A है, हाई B, हाई C है यानी BC है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर AD ले लेंगे। ठीक है, जब AD ले लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये समझ के रखना है, ये समझ के रखना कि पूरा अगर पूरा का पूरा अगर A है तो हाथ में क्या हो जाएगा, A/2, यानी कि यह समद्विभाजित करेगा अपनी सम्मुख भुजा को, क्या करेगा, ये जो शीर्षलंब है वो समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A/2। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी कितना आएगा, तो A/2 आएगा। और टोटल कितना है, तो A है, तो ऐसे लिख देंगे टोटल A, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि जब लंब है तो हाई कितना है दोस्तों, हाई लंब, जब ये लंब है तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं ABD, ACD, या एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज के गुण से क्या कर सकते हैं कि हम लोग AD² का माप निकालेंगे। हाई जो है AD², है ना AD²। तो दोस्तों ये AD क्या है, AD आपका लंब है, ये क्या है, ये कण है, ये क्या है, आधार है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कौण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कौण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर अब प्लस आधार का चाहिए BD,
आधार का होल स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? तो हमें AD स्क्वायर चाहिए, तो ले सकते हैं ऐसे AD का होल स्क्वायर आप बराबर, इसमें देखना AB क्या चाहिए भाई, कौन में से घटाएंगे, AB कितना है, A है, तो लिखेंगे हम लोग A का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BD है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, BD कितना होगा, तो BD होगा A बटा में 2, तो यहाँ पर ले लेंगे A और बटा 2, अब फिर हो जाएगा ऊपर में A स्क्वायर, ठीक। AD A स्क्वायर बराबर, जल्दी से और करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस, यहाँ पर करो A स्क्वायर तो हो जाएगा A स्क्वायर आ 2 दूनी के 4, ठीक है। 4 को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, यानी 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 3A स्क्वायर बटा में 4। देखो तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लिख सकते हैं 3A स्क्वायर बटा में 4। तो दोस्तों यहाँ पर देखो किस फॉर्म में आया है, CD का फॉर्म में आया है ना। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि CD किस भुजा में आ रहा है, तो CD आ रहा है दोस्तों आपके BC भुजा में आ रहा है ना, BC भुजा में। तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बटा 4 और एक स्थान पर लिख देंगे BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर 3 बटा 4। देखिए BC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, BC के स्थान पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए BC बराबर है CD है ना, तो लिख सकते हैं 2CD, क्योंकि जो BC होगा वो CD का दोगुना होगा और जो CD होगा वो BC का आधा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो BC है वो BD और CD का योग है। इसीलिए दोस्तों CD के स्थान पर क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर मान मिलेगा वो मिलेगा CD के स्थान पर कितना, तो BC बटा 2 मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि BC के स्थान पर लेना है, तो BC के स्थान पर क्या आएगा 2CD, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 2CD, तो 2CD का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 4 और 2 दूनी के हो जाएगा 4। यहाँ पर दोस्तों कैसे बताएं हम, 2 दूनी के 4 मैनेज कर लेना भाई, और नहीं दिख रहा होगा तो 4 4 खत्म, तो क्या बचेगा 3CD का होल स्क्वायर, ठीक है। हाई देखो हाई कहाँ पर है, 3CD का होल स्क्वायर हाई ये ऑप्शन नंबर A, तो ऑप्शन नंबर A क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर में बताया जा रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार B और बराबर भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों देखना समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है B बटा 4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B A स्क्वायर, मिला तो कौन है B बटा 4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A जो होता है उस समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा होता है और जो B होता है यह दोस्तों बराबर भुजाओं का आधार होता है। तो इसका फार्मूला हम लोग ले लेंगे B बटा 4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कौन होगा ऑप्शन नंबर D, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर में किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई 10 मीटर मान के चलते हैं, मीनार है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलते हैं यह छाया की लंबाई है, ये छाया की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है, ये दिया हुआ है कितना, तो 10 मीटर, ये दिया हुआ है भाई 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, उन्नयन कोण बोला है, यहाँ पर देखिए तो उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो यहाँ पर ले लेंगे 45 डिग्री। संबंध कौन दर्शाएगा, देखना यहाँ पर बनेगा ना 90, तो संबंध कौन दिखाएगा, लंब और आधार का, तो tan, तो ले लेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब का चीज होगा 10 मीटर, आधार का चीज होगा तो x मीटर, मीटर मीटर खत्म। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 10 बटा x, इसलिए x का जो मान होगा वो हो जाएगा 10, यानी कि दोस्तों जो छाया की लंबाई वो भी कितना होगा, वो भी 10 मीटर होगा, ठीक है। तो इसमें देखो तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर जो D है वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से क्या करना है, जल्दी जल्दी सिलेक्ट करना है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है यदि 3 इंटू कॉस थीटा बराबर 2 हो तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान है। तो कुछ नहीं, देखो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 बटा में 3, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा के पहले क्या चाहिए गुणा के रूप में, तो 3 है, 3 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 2 बटा 3 के रूप में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है भाई आधार बटा में होता है कर्ण, यही होता है ना आधार बटा कर्ण। तो हम लोग क्या करते हैं, लंब निकालते हैं। तो लंब कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण का
कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण आधार बड़ा कर्ण होता है ना, तो कर्ण कितना है 3, तो तितरी का 9, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखो आधार कितना है 2, दूनी क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 9 में से 4 जगह कितना बचेगा, तो 5, अंडर रूट कितना होगा 5, यानी कि जो लंब है ये निकल कर आया है अंडर रूट 5। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोग अंडर रूट 5 दे देना। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां दोस्तों यहाँ पर मान है जो संबंध दर्शा रहा है उसी को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पहले लिख लो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। तो भैया जो यहाँ पर आप देख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से प्लस 2 इंटू टैन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखिएगा 2 इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर कितना है 2 बटा 3। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए हर में लाएंगे, हर में लाएंगे 2 बटा 3 को, तो उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 3 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है भाई साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पर क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है √5, तो यहाँ पर लिख लेंगे √5 है। और कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण है आपका यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ले लेंगे 3। और गुना में कॉस थीटा का मान कितना होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी कि 2 बटा 3, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 और बटा में हो जाएगा 3। ठीक, और देखो हाई का चाहिए भागा के रूप में है ना, जब ये भागा के रूप में है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भागा दे देंगे, यहाँ पर भागा आप लोग समझाने के लिए बता रहा हूँ, इधर मिटा देते हैं, हेने कितना हो जाएगा -7। ठीक, अब देखेंगे 2 गुणा तितरी के हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4। फिर क्या करेंगे कि 2 का 2 होगा, इसको रहने देंगे √5 बटा में 3, भागा को तोड़ेंगे गुणा में तो 3 चल जाएगा ऊपर, 2 चल आएगा नीचे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर देंगे, ये हो जाएगा -7 के रूप में। ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों कटेगा तो 3 3 यहाँ पर क्या करेंगे कटा देंगे, फिर उसके बाद ये कटेगा तो 2 दूनी के 4 ऐसे कटा देंगे, तो हो जाएगा 9 बटा 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर करेंगे तो ओनली पर क्या बचा है √5 बटा में 2, √5 पर 2 बचा है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 5 बटा में 2 दूनी के 4 और माइनस कितना हो जाएगा 7। ठीक, देखो 2 दूनी के 4 कट जाएगा तो हो गया कितना 2 2, यहाँ पर 2 और 2 क्या चाहिए दोनों लसा समान है, तो यहाँ पर ओनली पर लिखेंगे 2। ठीक, फिर देखो ये प्लस है, ये प्लस भाई प्लस है, ये 5 ये 9 है, 9 5 14। ठीक, अब माइनस कितना दिया है 7, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लसा निकाल लेंगे, तो 2 हो जाएगा और 7 दूनी के 14, तो 14 माइनस 14 बराबर कितना होगा 0 बटा 2, यानी कि 0 आंसर आएगा, आंसर 0 आएगा। देखो तो इसमें कौन है, इसमें कहीं पर दिया हुआ है यहाँ पर 0, देखो ये वाला ऑप्शन जो ए होगा यही क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमें कैलकुलेशन करके इसका जो मान है वो प्राप्त करके जो सही ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन आप लोग क्या करना थोड़ा सा फास्ट करना, थोड़ा सा जल्दी करना। ठीक है, इतना जो विस्तार करके लेके चले है ना, आप लोग क्या करना कि उसी में शॉर्ट में उलट पलट करके इसको कटा कर ले देना, लेकिन हाँ शांति से हड़बड़ से नहीं। अगर हड़बड़ में लेकर आओगे तो आपका जो मान होगा वो गलती प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं 22 नंबर में, इसमें क्या बताया जा रहा है। 22 नंबर में बताया जा रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें वृत्त ड्रॉ करना है, वर्ग बनाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग वर्ग बना लेंगे ऐसे इस तरीके से। ठीक, फिर देखिए त्रिज्या का चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखो कि वर्ग का प्रत्येक कोना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम विकर्ण बनाएंगे ऐसे विकर्ण, तो विकर्ण की माप कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जितना कोण होगा उसका दोगुना कोण क्या होगा यहाँ पर बनेगा। ठीक ना, यहाँ पर ठीक जितना कोण यहाँ पर होगा इसका दोगुना जो कोण होगा वो दोस्तों यहाँ पर बनेगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलते ये केंद्र है और केंद्र से होकर आपका ये जीवा गुजर रहा है, तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पर व्यास। जीवा है तो व्यास कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका जीवा है वो केंद्र से होकर गुजरता है, तो जो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगा उसको बोलेंगे क्या चीज, तो उसको बोलेंगे व्यास।
त्रिज्या कितना दिया है तो 8 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरा जो माप होगा वो कितना होगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। यहाँ पर विकर्ण हमने इसलिए खींचा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ कोण 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास के वृत्त में पढ़ा होगा कि वृत्त के परिसीमा पर जितना कोण बनता है वो केंद्र पर क्या होगा उसका दोगुना कोण बनता है। जब 180 डिग्री है तो कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर यह एक सरल रेखा बनाएगा। जब यह सरल रेखा बनाएगा तो यह वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखो हाई है 16 सेंटीमीटर पूरा का पूरा, तो जब यहाँ से लेकर मान चलते हैं ए है, हाई बी है, हाई सी है, हाई डी है, तो बी डी जो है अगर वो 16 सेंटीमीटर है तो देखो बी डी है क्या, तो बी डी जो है वो वर्ग का विकर्ण है। तो आइए गया वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। ठीक है, मान दिया कितना है 16 सेंटीमीटर। कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। ए बराबर आ जाएगा कितना है तो 16/√2 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो है 16/√2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर इसी का हम लोग गुणा कर देंगे 16/√2 गुणा 16/√2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर √2 का गुणा करेंगे तो आएगा ओनली फॉर 2। 16 का स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना 6 × 36 के 6 और हासिल लगा 2। अब फिर हो जाएगा आपका 6 × 6 = 12 3 15 5 हासिल लगा 1 आप फिर एक में जोड़ देंगे 256। 256 का आधा करोगे तो कितना आएगा 2 × 1 2 2 दूनी के 4 2 8 16 128। 128 देखो इसमें कहाँ पर है तो हाई वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी का होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल 23 नंबर में दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मसा 17 है, तो उसका लसा होगा। तो उसका लसा निकालने के लिए सिंपली रूप से सूत्र अप्लाई करेंगे एलसीएम। मान के चलते हैं कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है उतना का लिखना है, दिखाना थोड़ी ना है, डायरेक्ट लिखना है। एलसीएम बराबर में हो जाएगा a × b। मान के चलते वही दो संख्या है, एक संख्या a है दूसरा का संख्या b है, तो a × b अपॉन कितना हो जाएगा HCF। ठीक है, एलसीएम पूछा है ना, तो यहाँ पर दोस्तों नहीं बोला है ए को संख्या कितना है बी संख्या कितना है, बस इतना बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 8670। तो दोनों को जो है क्या करेंगे हाई मनवा लिखेंगे 8670। HCF कितना दिया है तो 17, तो यहाँ पर ले लेंगे 17। कटाएंगे, कटेगा तो कटा दीजिए, तो 17 × 5 = 85 5 बार में, इधर होगा 17 × 17 यानी 510 हाई होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो 24 नंबर में बताया जा रहा है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। तो इसको क्या करेंगे ऐसे तोड़ देंगे 1 + tan² a है, तो इसको दोस्तों ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो हो सकता है sin a में cos a। इसका क्या करेंगे हम लोग a²। ठीक, हाई भागा है तो हम लोग यहाँ पर भागा दे देंगे 1 प्लस यहाँ पर cot² a तोड़ देंगे, ऊपर में हो जाएगा cos a बटा में नीचे हो जाएगा sin a। और इसको क्या कीजिए कि आप लोग ऐसे इस तरीके से इसे बंद कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग रख देंगे। तो इसके आगे लिखेंगे 1 + sin a² बटा में cos a²। थोड़ा सा cos अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। फिर यहाँ पर भागा है तो भागा दे देंगे, यहाँ पर क्या चाहिए तो 1 तो लिखेंगे 1। स्क्वायर है तो हो जाएगा cos a² बटा में sin a²। बस इतना क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, इसको एगो में रख लीजिए और इसको एगो में रख लीजिए इस तरीके से। फिर देखिए लसा निकालेंगे तो हो जाएगा cos a² प्लस sin a² बटा में कितना हो जाएगा cos a²। ठीक है, हाई यहाँ पर भागा है तो इसको गुणा में चेंज कर दीजिए। देखिए sin a² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा sin a² प्लस cos a², लेकिन पलटेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने गुणा किया है। तो दोस्तों बाटवा में जो sin a² है ना ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो इधर आ जाएगा ऊपर में sin a² के फॉर्म में। समझ रहे हैं जो बता रहे हैं हम, भागा को गुणा में चेंज किए तो हर वाला ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा sin a² बटा में यहाँ पर नीचे आ जाएगा sin a² प्लस cos a²। सिंपल है दोनों, देखो cos a² प्लस sin a² या sin a² प्लस cos a², बात है क्या होता है ये दोनों कट जाएगा। sin a² और यहाँ पर दिया है नीचे बटा में cos a² बराबर कितना आ जाएगा tan a²। क्योंकि आपको पता है कि sin a अपॉन cos a का मान tan a के बराबर होता है, तो स्क्वायर है तो हो सकता है tan a²। कौन होगा तो ऑप्शन नंबर डी, तो हाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है यदि 5 cos θ × 3 तो 3 tan θ का मान कितना होगा। तो देखिए
यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर है गुणा में इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3 या बटा में 5। cos थीटा बराबर आप लोग अभी जाने क्या होता है भाई, तो आधार बटा में कर्ण होता है। हम क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे, आधार स्क्वायर को घटा देंगे। तो अंडर रूट कर्ण का चाहिए 5, इसका स्क्वायर होगा 25, आधार का चाहिए 3, इसका स्क्वायर होगा 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का हो जाएगा वर्गमूल कितना, तो 4, यानी लंब निकल कर आ गया 4। ठीक है, बताना क्या चाहिए, 3 tan थीटा बराबर कितना होगा, तो सिंपल रूप से लिखेंगे 3 गुना tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। लंब कितना आया है 4, तो लिखेंगे 4। फिर उसके बाद आधार कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आधार है यहाँ पर बता रहा है 3 है ना, यही 3, तो नीचे लिखेंगे 3 खत्म, कितना बचेगा 4 देखो कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैथ में कर लिया है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।